स्टूडेंट्स, हम अमेरिकी क्रांति के कुछ कारण या उत्तरदायी परिस्थितियां पढ़ रहे थे कि क्यों अमेरिकी क्रांति घटित होती है, क्या उसके पीछे कारण होते हैं। तो हमने कुछ बौद्धिक जागृति पिछली वीडियो में, धार्मिक आयाम, इस प्रकार के बिंदु पढ़े हैं। इस बिंदु में इस वीडियो में हम सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव पढ़ेंगे। उस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। 1756 से लेकर 63 तक ये युद्ध लड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध का कारण क्या होता है कि उपनिवेशों को लेकर जो ये बस्तियां बसाते थे उसको लेकर कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी इनके अंदर। तो इसका क्षेत्र काफी व्यापक था, यूरोप के बाहर भी काफी व्यापक था। ये इंडिया में भी लड़ा गया था। आपको याद होगा जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के युद्ध हुए थे। चौथा सेमेस्टर याद करें आप। तो इस बार तीसरे सेमेस्टर में था वो। यूरोप के बाहर उत्तरी अमेरिका और भारत में भी ये युद्ध लड़ा गया। उत्तरी अमेरिका और भारत में भी युद्ध लड़ा जाता है। तो अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि को इस युद्ध ने गहरा प्रभावित किया। कैसे किया, इसका विवरण हम पढ़ेंगे। उपनिवेशों को आर्थिक लाभ। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान उपनिवेशों को अनेक लाभ हुए। क्या क्या लाभ हुए? उद्योग धंधों का अवसर मिला। उद्योग धंधों का अवसर मिला। वे यूरोप के अन्य देशों से व्यापार भी करते थे। किसानों को पैदावार का अच्छा मूल्य मिला। मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिली। परंतु युद्ध समाप्ति होने पर ये लोग युद्धकालीन लाभों से वंचित हो गए। ब्रिटिश सरकार उन पर करों का भार जो है डालने लगी, तो उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। फ्रांसीसी खतरा समाप्त होना। सप्तवर्षीय युद्ध से पहले फ्रांस का कनाडा पर अधिकार हो जाता है। कनाडा पर अधिकार था पहले। इस युद्ध के बाद इंग्लैंड ने कनाडा में उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड बदली हुई परिस्थिति में अमेरिका फ्रांसीसी आक्रमण के भय से सदा के लिए मुक्त हो गए, जिसके कारण अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड पर निर्भर हो जाते हैं। तो इस भय के बाद इंग्लैंड पर वो निर्भर हो जाते हैं पूरी तरह से। वस्तुतः कनाडा में फ्रांसीसी प्रभाव की समाप्ति ने अमेरिकी उपनिवेशों को इंग्लैंड के अनुचित शासन के विरुद्ध, अनुचित जो शासन था उसके विरुद्ध, अनुचित के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए उत्तेजित कर दिया। इस प्रकार कनाडा से फ्रांसीसी प्रभाव की समाप्ति इंग्लैंड को भारी पड़ी। इस संबंध में एक फ्रांसीसी विचारक का क्या कहना है उसको पढ़ेंगे। इंग्लैंड को शीघ्र ही इस बात पर पश्चाताप होने लगा क्योंकि उसने फ्रांसीसी खतरे की एकाएक रुकावट का अंत कर दिया। जो कि अमेरिकी बस्तियों को इंग्लैंड के अधीन रखने में सहायक सिद्ध हो सकती थी। तो स्थितियां ही बदल गई। उसके बाद ओहियो और मिसिसिपी के प्रदेशों का प्रश्न। क्या था इन प्रदेशों का प्रश्न, उसको देखेंगे हम। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ओहियो तथा मिसिसिपी के प्रदेशों पर इंग्लैंड का कब्जा हो जाता है। युद्ध के बाद अमेरिकी लोग इन क्षेत्रों को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। लोग अमेरिका में इन क्षेत्रों को शामिल करना चाहते हैं।
परंतु इंग्लैंड ने अपना अधिकार बनाए रखा। इससे दोनों पक्षों में जो है मनमुटाव बढ़ जाता है। बस्तियों के सुरक्षा खर्च की, ये जो है बस्तियों के सुरक्षा खर्च है, बस्तियों है सुरक्षा खर्च की समस्या। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड ने जीत लिया था, परंतु आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई इंग्लैंड की। राष्ट्रीय कर्जा बढ़ गया, अत्यधिक हो गया। ये सारी बातें हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर जो बस्तियां थी उनकी सुरक्षा का जो खर्च था, अपनी जो सुरक्षा है तो उसको जल सेना का एक बड़ा भाग अंध महासागर में रखना पड़ता था, ताकि वह फ्रांस के किसी भी आक्रमण या रेड इंडियनों के हमले का, रेड इंडियन और फ्रांस के हमले का सामना कर सके। इससे इंग्लैंड का खर्च और बढ़ गया, खर्च बढ़ रहा था इससे ज्यादा। इंग्लैंड की सरकार चाहती थी कि बस्तियां ये खर्च वहन करें, भार वहन करें, परंतु इस प्रश्न पर अमेरिकी लोग इंग्लैंड का साथ देने को तैयार नहीं थे। अमेरिकी तैयार नहीं थे। कुछ कदम जब इंग्लैंड ने उठाए तो उसका भी जोरदार विरोध अमेरिकी लोगों द्वारा होता है। तो उसके बाद आता है छठा बिंदु जो है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों को समझेंगे। अर्थ एक बड़ी समस्या है धन के कारण से, तो एक प्रमुख कारण था ये आर्थिक। ब्रिटेन का यह मानना था कि उसके अमेरिकी उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य मातृदेश को लाभ पहुंचाना है। मातृदेश किसको कह रहे हैं? ये ब्रिटेन को। मातृदेश को लाभ पहुंचाना ही इन उपनिवेशों का उद्देश्य होना चाहिए। ये उपनिवेश इसलिए हैं ताकि ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल, जैसे भारत के साथ होता था, कच्चा माल प्राप्त किया जा सके और तैयार माल खपाया जा सके। बहुत आसान है, कुछ नाम बदल जाते हैं, उपनिवेश की धारणा तो वही है। साथ ही ब्रिटेन में जो अतिरिक्त जनसंख्या होती है उसको यहाँ पर बसाया भी जा सके, तो ये इन प्रदेशों के उपयोग थे। दूसरी ओर अमेरिकी प्रदेशों को स्वीकार नहीं था, उनको स्वीकार नहीं था कि मात्र आर्थिक हित ही निमित्त हो, मतलब आर्थिक हित ही जो है इंग्लैंड के दिमाग में हो। फलतः जब ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के आर्थिक शोषण और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कई अधिनियम पारित किए, स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, तो इससे व्यापक असंतोष उपनिवेशवासियों में पनपता है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला जाता है और क्रांति का एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कारण फिर ये बनता है। तो कौन से थे वो अधिनियम? तो पहला अधिनियम था नौ संचालन। ये नौ संचालन शब्द है। नौ संचालन क्या होता है? ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था अपने केवल वाणिज्यवादी हितों को पूरा करना, व्यापारी हितों को पूरा करना, यही उसका मुख्य लक्ष्य रहता था। इन हितों को पूरा करने के लिए एक तरीका समय समय पर पास किए गए नौ संचालन कानून थे। इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे इन कानूनों के, उसको समझेंगे हम। ब्रिटिश उपनिवेश अपना व्यापार ब्रिटिश जहाजों के माध्यम से ही करे। ब्रिटिश व्यापार केवल ब्रिटिश जहाजों से ही हो। वे अपने सामान की खरीदारी अपने मात्र देश से ही करें।
सामान की खरीदारी भी मातृ देश से ही करे। अधिकांश उत्पादों का विक्रय भी मातृ देश को ही करे। प्रथम नौ संचालन कानून 1620 में आता है। जिसके अनुसार आदेश जारी किया गया कि वर्जीनिया से तंबाकू का निर्यात केवल इंग्लैंड को किया जाएगा। वर्जीनिया से तंबाकू केवल इंग्लैंड को ही निर्यात होगा और इसको भेजने का काम भी ब्रिटिश जहाजों द्वारा ही किया जाए। इसी प्रकार 1650 में भी एक कानून आता है। उसमें अमेरिकी उपनिवेशों के साथ विदेशी जहाजों द्वारा किए जाने व्यापार पर, विदेशी जहाजों द्वारा जो व्यापार होता था, विदेशी जहाजों पर किए जाने वाले व्यापार पर क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। परंतु इन कानूनों को गंभीरता से लागू नहीं किया गया था। 1660 में फिर कानून आता है जिसके अनुसार संपूर्ण औपनिवेशिक व्यापार ब्रिटिश या उपनिवेशों के जहाजों के माध्यम से ही किया जा सकता था। साथ ही कुछ निश्चित वस्तुएं, तंबाकू और चीनी का निर्यात जो है केवल ब्रिटेन को ही होना था। उसके बाद इस कानून के साथ 1663 का स्टेपल अधिनियम आता है एक और जोड़ दिया गया, जिसमें इंग्लैंड के अलावा किसी अन्य देशों से प्रत्यक्ष खरीदारी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रत्यक्ष खरीदारी नहीं करेंगे किसी भी अन्य देश से। तो इन सारों से जो रोष है वो इंग्लैंड की जनता, अमेरिका की जो जनता थी उसमें बढ़ता गया इंग्लैंड के प्रति। व्यापारिक और औद्योगिक नियंत्रण, इसको समझेंगे। ब्रिटिश सरकार ने 9 संचालन कानून पास किए। हमने देखा कि उपरोक्त जो कानून थे, उपरोक्त कानूनों का जो लक्ष्य था वो क्या था, उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण करना ही उसका लक्ष्य था। 1696 में ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों के आर्थिक विकास को नियंत्रण में रखने तथा ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए एक बोर्ड बना दिया। किस चीज का था ये? ट्रेड मतलब व्यापार, एंड प्लांटेशंस का गठन कर देती है सरकार, ब्रिटिश सरकार। इसे अमेरिकी समुद्री मामलों में व्यापक अधिकार इसको दिए गए। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों से की जाने वाली सभी वस्तुओं का निर्यात किसको होगा? इंग्लैंड को। सिर्फ इंग्लैंड को किया जाना था। केवल कुछ चीजों को छोड़ दिया गया, मछली, अनाज और रब, इनको छोड़कर बाकी सब। तो इन वस्तुओं में चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, चमड़ा, नौसैनिक सामान इत्यादि था। तो अमेरिकी जो कृषक थे, अमेरिकी कृषकों को सारा सामान जो है मजबूरन बेचना पड़ता। किनको? इंग्लैंड वालों को। और मूल्य भी वही स्वीकारना पड़ता जो इंग्लैंड के लोग देते हैं। यदि फ्रांसीसी या डच व्यापारी ज्यादा मूल्य देने को तैयार तो भी लाभ नहीं उठा सकते थे वो लोग, तो इतने मजबूर हो गए। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए तथा उपनिवेशों की औद्योगिक प्रगति को नियंत्रित रखने के लिए
एक औद्योगिक अधिनियम पारित किया। औद्योगिक अधिनियम पारित किया। 1679 में जो है एक ऊन संबंधी अधिनियम आता है। ऊनी माल, अमेरिका से ऊनी माल निर्यात को बंद कर दिया गया। ऊनी निर्यात बंद हो गया। 1732 में निर्मित और अर्धनिर्मित दोनों प्रकार के टोपों के निर्यात पर भी प्रतिबंध। टोपों के निर्यात पर भी, हैट्स, टोपियां। तो 1750 में अमेरिकियों को लोहे के कारखाने स्थापित करने पर रोक लगा दी। अमेरिकी लोहे के कारखाने नहीं स्थापित कर सकते, कारखानों पर भी रोक, ताकि अंग्रेज लोहे के व्यापारियों और उत्पादों की अमेरिकी स्पर्धा न कर सके, कंपटीशन न कर सकें। तो इस नियंत्रण का प्रभाव सभी उपनिवेशवासियों पर था। इससे ब्रिटिश शासक गरीब और अमीर दोनों वर्ग के शत्रु बन गए। इससे दोनों वर्गों के, अमीर और दोनों वर्गों के शत्रु जो है बन गया इंग्लैंड के शासक या इंग्लैंड। तो इन कानूनों से उपनिवेशों का आयात और निर्यात दोनों में ही हानि हो रही थी, आयात और निर्यात दोनों में। तो ये हमने पढ़ा व्यापारी एवं औद्योगिक नियंत्रण से क्या इंग्लैंड, अमेरिका को नुकसान हो रहा था। उसके बाद आता है एक सीरा अधिनियम 1733। अमेरिकी उपनिवेश वेस्ट इंडीज, फ्रांस, स्पेन अधिकृत से, वेस्ट इंडीज जो था फ्रांस स्पेन अधिकृत था। तो वेस्ट इंडीज से सीरे, चीनी और स्पिरिट आदि मंगवाते थे, आयात करते थे। यह अमेरिकी व्यापारियों के लिए लाभकारी था। तो 1733 में यह अधिनियम आता है। इस अधिनियम के बाद या इस अधिनियम से पास किया गया, जिसमें 6 पेंस प्रति गैलन के हिसाब से भारी आयात कर लगा दिया गया। 6 पेंस वहां की मुद्रा थी प्रति गैलन। गैलन कोई मापने की यूनिट है, तोलने की जो भी। तो आयात कर लगा दिया गया जो कि बहुत ज्यादा था। इसका उद्देश्य अमेरिकियों के लाभकारी व्यापार को समाप्त करना था, तथा एक उद्देश्य और भी था। वह यह था कि उपनिवेशों के व्यापारी इन वस्तुओं को ब्रिटेन से ही खरीदे, न कि कहीं और से। यद्यपि इस अधिनियम को कठोरता से लागू नहीं किया, लेकिन इस स्थिति का लाभ उपनिवेशियों के व्यापारियों को कम हुआ, उपनिवेशियों के, जबकि जो तस्कर थे, जो कालाबाजारी करते थे, तस्करों को ज्यादा हुआ। तो कुल मिलाकर जो लोकल व्यापारी था अमेरिका का, वो इससे नाराज था। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या स्थिति वहाँ पर बनती है। तो ये वीडियो यहाँ पर पूरी हो जाती है। इसमें हमने केवल 2 ही बिंदु पढ़ाए। अगली वीडियो में हम और बिंदु पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नया पाठ्यक्रम है थोड़ा सा। धन्यवाद। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं।